तो सबसे पहले जो सवाल एआईपीएमटी का आया था, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब बायोलॉजी आ गया कहीं से, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी है। तो भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमारे बायोस्फीयर में जो डाइवर्सिटी है, जो वैरायटी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो क्या है भैया बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी is the diversity of species at all level of biological organization from macromolecules to biomes, है ना। तो जो डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो आपको सब कुछ देखेंगे, आप आसपास ही देख लो, तुम घर से बाहर निकलो, तुमको कुत्ता बिल्ली फूल सब दिख जाता है ना। दैट इज द बायोडाइवर्सिटी, दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज दैट वी सी अराउंड आवर एनवायरमेंट। राइट 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 राइट। चल ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम शोइंग बायोडाइवर्सिटी। तो आपको पेड़ भी दिख रहा है, मछली भी दिख रही है, स्नेल भी दिख रहा है, कॉकरोच भी दिख रहा है, बीटल भी दिख रहा है, स्वान भी दिख रहा है, जेब्रा भी दिख रहा है, वेल भी दिख रहा है, शार्क भी दिख रहा है, स्कॉर्पियंस भी दिख रहा है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको दिख रही है। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका पूरा बायोडाइवर्सिटी फॉर्म करते हैं। जितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ स्पीसीज या जितना आपका बायोडाइवर्सिटी रिच रहेगा उतना ही आपका इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। जितना आपका बायोडाइवर्सिटी रिच रहेगा या जितनी आपकी स्पीसीज डाइवर्सिटी रहेगी उतना ही इकोसिस्टम आपका स्टेबल रहने वाला है। चल आगे बढ़ते हैं। तो तीन तरह की डाइवर्सिटी हम देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी तीन तरह का हो सकता है। कैसा कैसा डाइवर्सिटी हो सकता है? पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और तीसरा है दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो तीन तरह की डाइवर्सिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। द फर्स्ट वन इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर जीन में वेरिएशन है तो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर दो स्पीसीज में वेरिएशन है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गया, और अलग अलग जगह पे रहने की वजह से वेरिएशन है तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया। ठीक है। तो स्पीशीज शो डाइवर्सिटी एट लेवल ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन, है ना। सपोज मान लो इंसान ही है, ठीक है। अब मान लो कोई इंसान बहुत लंबा हो सकता है, कोई इंसान की हाइट कम हो सकती है, कोई इंसान गोरा हो सकता है, कोई इंसान काला हो सकता है। क्यों है वो चेंज उस इंसान में? इट इज बिकॉज ऑफ द जीन प्रेजेंट इन दैट पर्सन, है ना, उसके जीन की वजह से। तो ये क्या दिखा रहा है? ये आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये आपका वेरिएशन दिखा रहा है। तो दिस इज व्हाट जेनेटिक डाइवर्सिटी मींस। तो स्पीशीज शो डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ जीन्स, तो इसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। तो कैसे आ गया भैया? रॉवुल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है, ये एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं रेजरपाइन। ठीक है। तो इस पे सवाल आता है, ठीक है। रॉवुल्फिया वोमिटोरिया इज अ मेडिसिनल प्लांट दैट रिलीजेज अ केमिकल सब्सटेंस जिसको हम रेजरपाइन कहते हैं। ठीक है। तो ये इसका अलग अलग कंसेंट्रेशन है। अब रॉवुल्फिया वोमिटोरिया अगर आपको लोअर हिमालयस पे मिलते हैं तो उसमें रेजरपाइन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है। अगर आपको अपर हिमालयस पे मिल रहा है तो उसमें रेजरपाइन का कंसेंट्रेशन कम होता है। तो यही चीज डिफरेंशिएट कर रहा है, मतलब कि दिखा रहा है कि अलग अलग तरह का जीन मेकअप, जेनेटिक मेकअप की वजह से उसके अंदर का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो चेंज कर रहा है। ठीक है। दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला इंडिया हैज 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस। आपने देखा होगा ना, अलग अलग तरह का राइस हम देखते हैं। हम देखते हैं आपका कुछ राइस बासमती राइस देख लेते हो तुम, कुछ ऐसे नॉर्मल लंबा सा चावल देख लेते हो, कुछ ऐसे छोटू छोटू टाइप का चावल देख लेते हो। किसी का टेस्ट अजीब सा है, किसी का टेस्ट अच्छा है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस हमारे यहाँ होता है। ठीक है। एंड 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो देखोगे, मालदह होता है, बम्बैया होता है, अलग अलग तरह के मैंगोज के वैरायटी आपको देखने को मिल जाते हैं। राइट। ये डेटा पे सवाल आया हुआ है। ठीक है। तो रेजरपाइन पे भी सवाल आया हुआ है और इस डेटा पे भी सवाल आया हुआ है। कितना? 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज एंड 50,000 वेराइटीज ऑफ राइस। ग्रेट। अच्छा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है बेटा? अगेन यहां पे कि इकोलॉजी कंपेयर कर रहे हैं, है ना। इकोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से कंपेयर कर, मतलब मान लो किसी एक इंसान को रेगिस्तान में तुमने रखा, किसी एक इंसान को कहीं ठंडी जगह जाके रख दिया, तो उसके अंदर भी वेरिएशन आएंगे, उसके अंदर भी चेंज आएंगे। दैट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो क्या, जैसे देखो
पोलर कंट्री है, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, है ना, ये सारे पोलर कंट्रीज, तो वहां पे जो डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द डाइवर्सिटी दैट कैन बी फाउंड इन सहारा डेजर्ट, है ना। सहारा डेजर्ट पे तुमको क्या मिल जाएगा, ओपुंशिया जैसे प्लांट मिल जाएंगे, ठीक है। इधर तुम चले गए तो इधर तुमको तुंद्रा रीजन वाले प्लांट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज, इंडिया हैज द लार्जेस्ट इकोलॉजिकल वेरिएशन, जैसे डेजर्ट हो गया, मैनग्रूव्स हो गया, कोस्टल एरियाज हो गया, वेटलैंड हो गया एंड एल्पाइन मीडोज हो गया। अलग अलग तरह के बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाता है। डेजर्ट आपको पता है रेगिस्तान, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट जहां मार्शी एरिया होता है, दलदल वाला रीजन, है ना, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट हो गया। कोस्टल एरिया, समंदर के लॉन्ग जो है कोस्टल एरिया है। वेटलैंड्स ऐसे होते हैं जहां पे पानी का एक बफर जोन बनता है, एंड वेटलैंड की वजह से क्या होता है कि सॉइल कंजर्वेशन होता है, तो उसको वेटलैंड्स कहते हैं। एल्पाइन मीडोज आपकी ठंडी जगह पे मिल जाएंगे, राइट। तो ये आ गया आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बहुत सही। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज के बीच में अगर वेरिएशन है तो दैट इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो कहीं पे आपने देखा होगा कि वेस्टर्न घाट्स हैज एन हैबिटेट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एम्फीबियन एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। क्यों ऐसा होता है, वेस्टर्न घाट में ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है एम्फीबियंस की एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। क्यों, पहला वेस्टर्न घाट में बारिश ज्यादा होती है ना, अरेबियन सी से तुम्हारा पानी आता है, उससे आता है, और उसके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से वहां पे बारिश ज्यादा होती है। तो हमेशा वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगा। अगेन एम्फीबियंस को पानी चाहिए, इसलिए वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन स्पीसी डाइवर्सिटी ज्यादा होता है। तो स्पीसी डाइवर्सिटी की जब हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि वेस्टर्न घाट हैज अ ग्रेटर स्पीसी डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। टर्म बायोडाइवर्सिटी हमारा एडवर्ड विल्सन चचा ने दिया था, ठीक है। एडवर्ड विल्सन गेव द टर्म बायोडाइवर्सिटी, एंड हम तीन कंपोनेंट में बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, दैट इज जेनेटिक, स्पीसीज और इकोलॉजिकल। यहां तक कोई भी दिक्कत, कुछ भी पहले पेज में समझ नहीं आया, इससे नीट के 2 सवाल आए हुए हैं और आपको इसको करना चाहिए। चलो बहुत सही, बहुत सही। चलो आगे बढ़ते, अगला आते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज कहां कहां अर्थ में कितना कितना है, ठीक है। अब ये डेटा वाला चैप्टर ही है, इसका सारा डेटा मैं बता दूंगा, कौन सा डेटा रेलेवेंट है जिसको आपको याद करना है, कौन सा डेटा रेलेवेंट नहीं है जिसको आपको याद नहीं करना है। ये पूरा चैप्टर ही डेटा पे बेस्ड है, ठीक है, तो आपको रटना पड़ेगा, है ना। तो क्या, देर आर अराउंड 1.5 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट, ठीक है, एंड एनिमल्स ऑन अर्थ अकॉर्डिंग टू IUCN। इसके फुल फॉर्म पे सवाल आता है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज पे सवाल आया हुआ है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो अभी तक कितना है, अभी तक 1.5 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं, इतने डिस्कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, रॉबर्ट में का मानना है कि अप्रोक्सीमेटली जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी इट इज क्लोज टू 7 मिलियन। सोच लो कितना अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। तो रॉबर्ट में का जो एस्टिमेट है इट इज दैट कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी अर्थ पे होगी दैट विल बी क्लोज टू 7 मिलियन। कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं जो 10 से 15 मिलियन तक भी मानते हैं। सवाल आया हुआ है रॉबर्ट्स में ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इज 7 मिलियन, इस पे सवाल आया हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू निकालो क्या होगा, तो लगभग 22% ऑफ स्पीसीज हैज बीन डिस्कवर्ड सो फार, ठीक है। मोर नंबर ऑफ स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया। अब देखो क्या है, क्यों ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल एरिया में ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी जो आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी इन द ट्रॉपिकल एरिया। एक पॉइंट लिख लेना हमेशा, मैक्सिमम, इसका रीजन भी आपको समझाएंगे, ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है आपको ये ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलेगा, ठीक है। इसकी वजह से, इसी कारण की वजह से अभी जो डिस्कवरी ज्यादा हो रही है, ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन में ही डिस्कवरी हो रही है स्पीसीज डाइवर्सिटी की, ठीक है। चल
आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई कितना कितना किसमें क्या क्या डाइवर्सिटी है, इस पे भी सवाल आ जाता है। ठीक है, इस डायग्राम दे देगा आपको और बताएगा कौन सा मार्क करना है, इस पे सवाल आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि लगभग 70% जो होता है वो इंसेक्ट का होता है। तो सबसे पहले अगर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करोगे, इन्वर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स आएगा सबसे ज्यादा। ठीक है, इंसेक्ट के बाद आएगा अदर एनिमल ग्रुप, उसके बाद आएगा सेकेंड लार्जेस्ट स्पीसी डाइवर्सिटी किसका था इंसेक्ट के बाद, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का का था, तो मोलस्का आ जाएगा। और उसके बाद फिर आ जाएंगे क्रस्टेशियंस, उसके बाद फिर आ जाएंगे क्रस्टेशियन, है ना, क्रस्टेशियंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा आ गया स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स का नंबर। तो सबसे ज्यादा स्पीसी डाइवर्सिटी किसका है, इंसेक्ट की आबादी सबसे ज्यादा है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 50% फिश है। ठीक है, उसके बाद बर्ड्स, उसके बाद रेप्टाइल्स, और फिर एम्फीबियंस और मैमल्स इस सीक्वेंस में आते हैं। यहां पे देखोगे फंगाई और एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा स्पीसी डाइवर्सिटी होता है, फिर एल्गे, फिर उसके बाद मॉस, और फिर लाइकेंस, है ना। तो ये स्पीसी डाइवर्सिटी का डिफरेंस आपको इस तरह से दिख रहा है। क्लियर है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपको करना है, और ये सवाल भी आया हुआ है, इसी लेबलिंग पे सवाल आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज इसी सीक्वेंस में आप लेवल कर देना, इसी लेबलिंग पे सवाल आएगा, एज इट इज इसी सीक्वेंस में आप लेवल कर देना। ठीक है, आइए तो देख लो भैया, तो एनिमल स्पीसीज एंड प्लांट्स, ठीक है, सवाल आया हुआ है ना, सवाल आया हुआ है स्पीसी डाइवर्सिटी का कितना कितना है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक, अच्छा, आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स। ठीक है, सबसे ज्यादा जो डाइवर्स स्पीसीज होती है दैट इज इंसेक्ट, ये भी PYQ है। ठीक है, फंगाई, फिर फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ फंगल स्पीसीज इज ग्रेटर देन स्पीसीज ऑफ फिश, एम्फीबियंस, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स कंबाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नंबर ऑफ फंगल स्पीसीज इज ग्रेटर देन स्पीसीज ऑफ फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ठीक है, चलो, इंडिया स्टेट टोटल एरिया में कितना है भैया, टोटल लैंड एरिया 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया है, स्पीसी डाइवर्सिटी 8.1% है, एंड लगभग प्लांट स्पीसीज 45,000 एंड 90,000 एनिमल स्पीसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्ल्ड एरिया के हिसाब से देखोगे ट्रॉपिकल रीजन में, इसलिए हमारी स्पीसी डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो वर्ल्ड एरिया के हिसाब से हम 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया ही लेते हैं, बट हमारा स्पीसी डाइवर्सिटी दैट इज 8.1%। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा स्पीसी डाइवर्सिटी जो है 8.1% है। ठीक है, बैक्टीरिया स्पीसीज को हम कैलकुलेट नहीं करते, अगर सिर्फ हम अगर प्रोकैरियोट्स को कैलकुलेट करने लगेंगे तब तो इतना टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज हो जाएंगे कि अलग दुख हो जाएगा आपके जिंदगी में, तो उनका बायोडाइवर्सिटी को हम टैक्सोनॉमिकल मेथड से कंपेयर नहीं करते। ठीक है, यहां तक कुछ भी दिक्कत, कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया, यहां तक कुछ भी दिक्कत, थ्योरेटिकल पार्ट था, डेटा था, जितना डेटा था मैंने आपका वो करा दिया, जितना भी डेटा था मैंने आपका वो करा दिया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्या क्या काम की चीजें थी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या काम की चीजें थी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि भैया क्या है, एनिमल स्पीसीज 70%, प्लांट स्पीसीज 22%। ठीक है, फंगाई का सबसे ज्यादा होता है प्लांट में, आर्थ्रोपोड इंसेक्ट का सबसे ज्यादा स्पीसी डाइवर्सिटी होता है एनिमल में। तो आउट ऑफ टोटल एनिमल्स 70% जो स्पीसी डाइवर्सिटी है दैट इज फॉर इंसेक्ट्स। ठीक है, अगर ग्लोबल एरिया की बात करोगे तो इंडिया लगभग 2.4% ऑफ द ग्लोबल एरिया कवर करता है, बट स्पीसी डाइवर्सिटी का 8.1% करता है। रीजन क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया इज इन द ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। ठीक है,
कोई भी दिक्कत, कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया आपको बताइए। चल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कैसे आपको पता चलता है कहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, कहां पे बायोडाइवर्सिटी कम है। ठीक है, तो सबसे पहला आते हैं, दैट इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। हमने पहले क्लास में ये किया भी था। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं कि भैया कैसे लैटिट्यूड बनाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। ठीक है, थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ लो, है ना, थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो 0 डिग्री पे क्या था बेटा, 0 डिग्री पे इक्वेटर, 23.5, 66.5, 23.5 साउथ एंड 66.5 साउथ, है ना, ये देखा होगा आपने, राइट। चल बहुत अच्छी, ठीक है, तो इसको लग दो 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसको कर दो 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये वाला जो आपका आ जाएगा ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, और ये नीचे वाला जो आपका आ जाएगा ये साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब आप देखिए ये वाला जो है ये आर्टिक सर्कल है, दैट इज तुंद्रा रीजन। ये वाला जो है ये एंटार्क्टिक सर्किल है, अगेन ये भी पोलर रीजन की बात आ गई। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, बिल्कुल। अब मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो रीजन है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ये वाला जो है टेम्परेट रीजन है, और ये वही टेम्परेट है, और जो आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल है वो पोलर रीजन है। जो आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल है वो पोलर रीजन है। ठीक है, क्या नॉर्थ आएगा, ओ अच्छा साउथ कर दिए हैं, सॉरी नॉर्थ आएगा ना, कोई नहीं, गलती से बेटा, गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ है, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ऑब्वियसली नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ ही आएगा ना, इतना भावुक क्यों होते हो। ठीक है, तो ये पूरा रीजन है। ठीक, अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी कहां होगा भैया, सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स में होगी। ठीक है, ये हमने बोला। ठीक है, अब इसका रीजन समझो क्यों। मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिकल रीजन में आपकी सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होने वाली है। ठीक है, तो यहां आपको देखो दिख रहा होगा कि आपको सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी कहां दिख रहा होगा, तो ये अफ्रीका वाले रीजन में आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा दिखेगी एज कंपेयर टू अदर रीजन। तो अगर इसे ऐसे लाइन दोगे तो यहां से तुम्हारा ये आ जाएगा, इंडिया के कहीं नीचे से तुम्हारा क्रॉस करेगा, है ना, और जैसे आप ऊपर जाओगे आर्टिक रीजन में आप जाते जाओगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी आपकी कम दिखने लगेगी। ठीक है, तो आइए देखिए, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी चेंजेस विथ लैटिट्यूड, डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। तो अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगा, ट्रॉपिकल रीजन में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगा, टेम्परेट रीजन में थोड़ा कम होगा, और पोलर रीजन में आप जाइएगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बिल्कुल कम होगा। तो जैसे ही आप आगे की तरफ जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो जाता है। ट्रॉपिकल एरिया हैज मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी देन पोलर एरिया, ये बात कर ली हमने। ठीक है, तो देखो कोलंबिया
इज नियर इक्वेटर, 1400 स्पीसीज है। ग्रीनलैंड टेम्परेट रीजन में आता है, 56 स्पीसीज है। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें दो चीज नहीं दिया है, इंडिया में 1200 स्पीसीज है। क्यों 1200 स्पीसीज है इंडिया में? इंडिया में 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड है ना, ऑफ बर्ड। यहां भी जो स्पीसीज है ये बर्ड की बात की है। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, लगभग 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड है। क्यों? कुछ एरिया इंडिया की ट्रॉपिकल रीजन में जाती है, कुछ एरिया इंडिया की टेम्परेट रीजन में जाती है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ग्रीनलैंड का, ठीक है, पोलर रीजन में 56 नहीं हुआ, ये ग्रीनलैंड का 71 आई गेस है ना, एनसीईआरटी में 71। इसको सही कर लो एक बार। तो लिख लो इसमें कोलंबिया 1400। ठीक है, टेम्परेट रीजन में अगर जाएंगे दैट इज इक्वल टू 105, और पोलर रीजन में अगर हम जाएंगे दैट इज 56। ठीक है, ये पोल्स की तरफ आएगा ना, ग्रीनलैंड पोलर रीजन में आएगा, दैट हैज 56 स्पीसीज एंड लैटिट्यूड होगा 71 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो कोलंबिया इक्वेटर के पास है, न्यूयॉर्क पकड़ लो टेम्परेट रीजन के पास है ना, और पोलर रीजन में आपका ग्रीनलैंड आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, पोलर रीजन में आपका ग्रीनलैंड आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, है पोलर रीजन में आपका ग्रीनलैंड आ जाएगा। ठीक, चलिए, Amazon रेन फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। इसको हम लोग लंग्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लंग्स ऑफ अर्थ भी, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? किसका वो 1300 होगा? अरे ठीक है, 1200 1300 मैं डर नहीं करता। ठीक है, मैनेज कर, हाँ जी, ठीक है। तो क्या हमने देखा, इक्वेटर के पास 1400, ठीक है, टेम्परेट रीजन के पास क्लोज टू 105, पोलर रीजन के पास दैट इज ग्रीनलैंड कितना है 56। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो कहने का मतलब ये है, बस इतना भावुक समझो, नंबर नहीं जानना। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप पोल्स की तरफ जा रहे हैं स्पीसी डाइवर्सिटी कम हो रहा है, ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी हो रहा है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब अमेजोन रेन फॉरेस्ट में कितना कितना स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसके लिए लिख लीजिए। आइए, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में कितना कितना स्पीसीज डाइवर्सिटी है, याद रखो। प्लांट स्पीसीज 40,000 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, मैमल्स 427 सॉरी, डेटा ना कहीं लिख के रख लेना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, बर्ड्स 1300, रेप्टाइल्स 378, एम्फीबियंस 427, फिश 3000 एंड इनवर्टिब्रेट्स कितना, 1,25,000। अब बोलोगे सर क्या ये डेटा याद करना है? नहीं ब्रो, ये डेटा आपको याद नहीं करना, आप बस सीक्वेंस समझ जाइए कि कितना वैरायटी सबसे ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा, फिश का वैरायटी अमेजोन रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा होगा, फिश के बाद होगा बर्ड्स, बर्ड्स के बाद होगा एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस और मैमल्स लगभग बराबर है, तो एम्फीबियंस डाल दोगे, फिर डाल दोगे मैमल्स, उसके बाद डालोगे आप रेप्टाइल्स। ठीक है, ये सीक्वेंस बस आपको याद रखना है,
बाकी आपको कुछ और याद नहीं रखना, ठीक है। नंबर याद नहीं रखना है, नंबर याद नहीं रखना, यहां मैंने स्टिकी चिपका के रखा था इसी नंबर के लिए, ठीक है। नंबर आपको याद नहीं रखना। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। लगभग एम्फीबियंस और मैमल्स का बराबर होता है, बट एम्फीबियंस को हम पहले दिखा देते हैं क्योंकि पानी ज्यादा है। अच्छा, अब सवाल आता है कि वाई इज बायोडाइवर्सिटी रिच इन द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी क्यों ज्यादा है? वाई इज बायोडाइवर्सिटी रिच इन ट्रॉपिक्स। खास करके जो सब्जेक्टिव एग्जाम देंगे उन पे ये सवाल जरूर पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो लिखो कि भैया स्पीसिएशन इज अ यूनिट ऑफ टाइम। कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा टाइम उस जगह पे मिला उतना ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी हुआ। अब हुआ क्या कि जो टेम्परेट रीजन थे, जो जैसे मान लो कि टेम्परेट रीजन में कनाडा वनाडा आ गया, तो कुछ टाइम पे तो उसमें ग्लेशिएशंस हुआ, पास्ट में ग्लेशिएशंस था ना, धीरे धीरे ग्लेशियर्स पिघलते गए और टेम्परेट रीजन ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि टेम्परेट रीजन में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस हुए तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम रह गया। बट ट्रॉपिक में कभी ग्लेशिएशन नहीं हुआ ना, ट्रॉपिक में कभी बर्फ नहीं गाया, तो इसलिए ट्रॉपिक्स में ज्यादा दिन से स्पीशीज थे, इसीलिए स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्पीशिएशन इज अ यूनिट ऑफ टाइम। टेम्परेट रीजन हैज अंडरगॉन सेवरल ग्लेशिएशंस इन द पास्ट, है ना। तो क्या होता है, इसीलिए इसके स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है ना। देयरफॉर स्पीसीज डाइवर्सिटी इज लेस इन टेम्परेट रीजन, है या नहीं। देयरफॉर स्पीसीज डाइवर्सिटी इज लेस इन टेम्परेट रीजन, ठीक। प्लस देर इज नो सीजनल वेरिएशन। देखो, वी ऑल आर अ बिग फैन ऑफ होम्योस्टैसिस, है ना। तो भैया अगर मान लो बैंगलोर लोग जाने का खूब मन करता है, पता है बैंगलोर में खूब लोग रहते हैं जाके, क्यों? ना बहुत ठंडी है ना बहुत गर्मी है। यहाँ दिल्ली में गर्मी भी उतना है ठंडी भी उतना, तो सीजनल वेरिएशन ज्यादा है। अगर सीजनल वेरिएशन ज्यादा है तो उसके कारण क्या होता है, लोग को अनईजी प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्लस क्या होगा, ज्यादा ऑर्गेनिजम्स वहां थ्राइव नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म जो बहुत गर्म जगह पे ग्रो करता होगा, हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म जो बहुत ठंडे जगह पे ग्रो करता होगा। तो अगर एक मिड रीजन मिल जाता है, एक सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं होता, तो क्या है, उस ऑर्गेनिज्म को अच्छा हैबिटेट मिल रहा है, तो स्पीसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्पीसी डाइवर्सिटी ज्यादा हो जाता है। तो देर इज नो सीजनल वेरिएशन, ठीक है। फिर रेनफॉल ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है। तो इन सब के वजह से, इन सब के वजह से वेरिएशन ज्यादा होता है, और वेरिएशन हो रहा है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। और क्या है, सोलर एनर्जी भी मैक्सिमम इन द इक्वेटोरियल रीजन। तो हमने देखा था कि सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी पिछले चैप्टर में। तो अगर सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर सोलर रीजन ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा आ रहा है, सनलाइट ज्यादा आ रहा है, सनलाइट ज्यादा आ रहा है, तो क्या होगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी अगेन बढ़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा आ रहा है, एनर्जी ज्यादा आ रहा है, बायोमास प्रोडक्शन ज्यादा आ रहा है, ऑर्गेनिज्म ज्यादा रहेंगे, ठीक है। सो दैट इज वाई बायोडाइवर्सिटी इज रिच इन द ट्रॉपिक्स, ठीक। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। एरिया और स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या रिलेशन है। तो हमारे एक चचा थे
जिनका नाम था एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो हम्बोल्ट चाचा ने बोला कि भैया जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाओगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ता जाएगा, बट अप टू अ लिमिट। क्या बोला उन्होंने? जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे आपकी स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, बट अप टू अ लिमिट। तो एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट सजेस्टेड दैट स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एक्सप्लोर्ड एरिया अप टू अ लिमिट। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस पर सवाल आता है, इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, आओ देखिए कैसा है, कैसा ग्राफ है, ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ है ये आपका, देखिए। ठीक है, तो ये आपका दिख रहा है स्केल, तो ये एरिया है, ये स्पीसीज रिचनेस है। तो क्या हुआ, इनिशियली आपका स्पीसीज रिचनेस बढ़ा 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 बढ़ा, उसके एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आने के बाद, एक पॉइंट ऑफ टाइम के आने के बाद क्या हुआ, स्पीसीज रिचनेस रुक गया। ठीक है, स्पीसीज रिचनेस रुक गया। बहुत अच्छा, बहुत ठीक है। तो क्या दिखा, स्पीसीज एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, ए इज द एरिया, सी तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है, और z तुम्हारा स्लोप ऑफ लाइन है। स्लोप ऑफ लाइन निकालने आता है तुमको? स्लोप ऑफ लाइन इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। पढ़े हो ना ये तो बचपन में ही। ठीक है, तो डिपेंड करता है, अगर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ज्यादा है, स्लोप स्टीपर हो गया, तो स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है। अगर स्लोप कम स्टीप है तो स्पीसीज रिचनेस कम है। तो ये स्लोप निकालता है। ठीक है, तो z इज द स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट। पढ़े होगे ना, स्लोप निकालना आता है ना? हाँ जी। क्या स्लोप होता है? अगर दो पॉइंट ले लो, दो पॉइंट के बीच में कैसे खींचो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, उसको हम स्लोप कहते हैं। ठीक, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी पढ़े होगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, पढ़े हो ना बचपन में? तो स्लोप का इस पे देख लो क्या क्या लाइन ऑफ रिग्रेशन किसका किसका वैल्यू है, इस पे वैल्यू पे सवाल आता है। ठीक है, लिखिए। अगेन डेटा ही डेटा है इसमें। ठीक है, तो लिखिए द वैल्यू, हाँ लिखिए, द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ लाइन, दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट, lies between 0.1 to 0.2। जब छोटे एरिया के लिए करेंगे, जब छोटे एरिया के लिए, लाइज बिटवीन 0.1 से 0.2 फॉर स्मॉल एरिया। ठीक है, अगर लार्ज एरिया करेंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। फॉर लार्ज एरिया कितना कितना है, अगर फॉर लार्ज एरिया करेंगे तो फ्रूगीवोर के लिए 1.15 है। ठीक है, फ्रूगीवोर के लिए 1.15 है। ठीक है, और एवरेज अगर लेंगे तो 0.6 टू 1.2, 0.6 टू 1.2। क्लियर? तीन डेटा आपको दिया था। स्मॉल एरिया के लिए अगर हम ले रहे हैं तो 0.1 से 0.2 है। लार्ज एरिया के लिए, अगर लार्ज एरिया के लिए अगर एवरेज लेंगे तो 0.6 से 1.2 है, और फ्रूगीवोर्स के लिए अगर हम लेंगे तो 1.15 है। क्लियर है? रट्टाफिकेशन इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हो तुम, है ना? इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हो, तो रट्टाफिकेशन इसमें दिमाग लगाना ही नहीं आपको। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। ठीक है, तो यहां देख लीजिए, हमने लिख लिया है ट्रॉपिकल एरिया हैज मोर बायोडाइवर्सिटी रिच बिकॉज कांस्टेंट टेम्परेचर है, रिसीव्स मोर सोलर एनर्जी, इवोल्यूशनरी टाइम है क्योंकि ग्लेशिएशन नहीं हुआ था,
और अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ है जो हमने ऑलरेडी लिखवा दिया। ठीक है, अब आते हैं क्यों स्पीसीज डाइवर्सिटी चाहिए। हम इतना बोलते हैं ना कि ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया, इससे स्ट्रेस आ जाता है लोगों को, हम सोचते हैं अरे यार ये वाला स्पीसीज एक्सटिंक्ट कैसे हो गया। ठीक है, तो क्यों स्पीसीज डाइवर्सिटी हमको ज़्यादा चाहिए उस पर बात करते हैं। क्यों स्पीसीज डाइवर्सिटी हमको ज़्यादा चाहिए उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे टिल्लू चचा थे एक, इनका नाम था डेविड टिलमैन। ठीक है, डेविड टिलमैन ने कहा कि जो एरिया में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है वो बायोमास प्रोडक्शन में ईयर टू ईयर वेरिएशन कम शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो क्या बोला कि अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, समझना रीजन क्यों, समझना, अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है तो बायोमास प्रोडक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है और स्टेबल होता है, मतलब इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंसेस से बच के रहता है। ठीक है, दे आर नॉट प्रोन टू इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंसेस, दे आर नॉट प्रोन टू इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंस। रीजन समझ में आता है? एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल समझो। ठीक है, एक घर है, उसमें एक ही आदमी कमाने वाला है, तो क्या होगा? मान लो उस आदमी को कुछ बीमारी हो गया, कैंसर हो गया, तो पूरा घर खत्म हो गया। बस वही अगर घर है जिसमें 10 लोग कमा रहे, तो एक आदमी अगर बीमार भी पड़ जाता है, एक आदमी के घर से पैसा नहीं भी आता है, तो क्या होगा? इवेंचुअली घर का माहौल ठीक ठाक चलता रहेगा। सेम यहीं पे है कि मान लो कि एक ही तरह के स्पीसीज अगर होने लगे एक जगह पे, और कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंस आया जिससे उस स्पीसीज का लाइफ सपोर्ट नहीं हो रहा या उस स्पीसीज को दिक्कत आ रही है, तो इवेंचुअली दिक्कत किसको आएगी? इवेंचुअली पूरा बायोमास प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बट अगर डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्पीसीज है, तो मान लो एक स्पीसीज को दिक्कत भी आया तो दूसरे स्पीसीज को हो सकता है वही इन्वायरमेंट सपोर्ट कर रहा हो। तो इसीलिए जितना ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा उतना ही मेरा इकोसिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, बहुत ठीक है। तो द एनुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज एरिया शोज लेस वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ बायोमास, है ना? किसने किया? ये हमारे टिल्लू चाचा ने बताया, डेविड टिलमैन ने बताया कि अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है तो वेरिएशन इन बायोमास प्रोडक्शन ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंसेस ईयर ऑन ईयर कम हो। बहुत अच्छी बात, पहला पॉइंट ये बताया। ठीक है, दूसरा एक चचा थे हमारे जिनका नाम था पॉल एलरिक, पढ़े हुए लोग थे। ठीक है, स्टैनफोर्ड के थे भाई, तो इसलिए एग्जाम्पल भी हवाई जहाज का दिया। तो इन्होंने बोला रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि सपोज मान लो हवाई जहाज पे तुम जा रहे हो। ठीक है, इन्होंने बोला कि तुम सपोज मान लो कि हवाई जहाज पे जा रहे हो। ठीक है, हवाई जहाज में नट होंगे, खूब सारे रिवेट्स होंगे, है ना? ठीक है, अब हर पैसेंजर ने क्या किया? स्टार्ट किया रिवेट्स निकालना। तो मान लो हवाई जहाज पूरा इकोसिस्टम है, ठीक है, और उसमें जो रिवेट्स हैं वो स्पीसीज है। ठीक है, उसमें जो रिवेट्स हैं वो स्पीसीज है। तो इनिशियली हवाई जहाज को कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लो तुम्हारे कुर्सी के नीचे से रिवेट्स निकाल लिए तो हवाई जहाज को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बट अगर कोई शाना बच्चा निकला तो जाके पंख से रिवेट निकाल दिया तो हो सकता है ना हवाई जहाज के हेल्थ को नुकसान पहुंचे। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ने क्या बोला कि भाई मान लो कि हवाई जहाज है, अंग्रेज थे बड़े लोग, है ना, तो छोटा एग्जांपल तो दिया नहीं इन्होंने, तो इन्होंने बोला एयरप्लेन है। मान लो एयरप्लेन इकोसिस्टम है, ठीक है, और इसके जो नट्स हैं, क्या इसके जो रिवेट्स हैं, ये क्या है? ये मान लो कि स्पीसीज है। क्या है ये मान लो कि स्पीसीज है। ठीक है, और रिवेट्स ऑन विंग्स, या इसके जो पंख पे जो रिवेट्स हैं, इसको कीस्टोन स्पीसीज का। तो कहा कि अगर इनिशियली तुम रिवेट्स निकाल रहे हो तो कोई खास प्लेन के हेल्थ पे डिफरेंस नहीं पहुंचेगा। बट मान लो कि तुम पंख से रिवेट निकाल रहे हो तो तुरंत इंपैक्ट पहुंच सकता है। बट अगर जब भी तुम रिवेट्स निकाल रहे हो या जब भी स्पीसीज इकोसिस्टम से जा रही है
तो इवेंचुअली आपका इकोसिस्टम धीरे 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 अनस्टेबल होने लगता है। इवेंचुअली आपका इकोसिस्टम धीरे 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 अनस्टेबल होने लगता है। ये ध्यान रखिएगा, इवेंचुअली आपका इकोसिस्टम धीरे धीरे अनस्टेबल होने लगता है। तो इसको हम कहते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो क्या कह रहा है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस? दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, as all the rivets are important for safety of aeroplane, all the species are important for functioning of ecosystem। तो हर स्पीसीज का कुछ ना कुछ पिवटल रोल है इकोसिस्टम को चलाने में। हो सकता है हमको पता नहीं हो, लेकिन जब वो एक्सटिंक्ट हो जाए तो आपको दिखेगा कि अरे यार इसका तो ये रोल था, है ना। तो ये चीज है। तो लॉस ऑफ की स्पीसीज कैन डिस्टर्ब द कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, बट उसमें से कुछ लोग हैं जिसका रोल ज्यादा हो सकता है, कुछ स्पीसीज हैं जिसका रोल कम हो सकता है। जिस स्पीसीज का रोल ज्यादा है उसको हम कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं, एंड अगर वो स्पीसीज एक्सटेंड हो गए तो लग गई इकोसिस्टम की। वो स्पीसीज अगर खत्म हो गई तो आपका इकोसिस्टम का बैंड बज जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, गंजेटिक डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इस पर सवाल आता है। ठीक है, नेशनल बर्ड आपको पता है पीकॉक है, नेशनल एनिमल आपको पता है टाइगर है ना। लिख लो, नेशनल बर्ड भी लिख लो पीकॉक, और नेशनल एनिमल लिख लो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अब आते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ज्यादातर सवाल पिछले 4 साल में यहीं से आया है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किस किस कारण से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। ठीक है, आइए। तो अकॉर्डिंग टू यूनियन फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इन्होंने रेड लिस्ट निकाली। रेड लिस्ट डेटा बुक कहते हैं, जिसमें एक्सटिंक्ट स्पीसीज के नाम और या इंडेंजर्ड स्पीसीज के नाम या क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज के नाम डालते हैं। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इसके सवाल नहीं आएंगे। बहुत पहले 2006-2007 में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के नाम पूछे जाते थे, और आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स में भी वो मिल जाएंगे। बट आपके काम के वो इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि जो कभी किसी जमाने में क्रिटिकली इंडेंजर्ड था वो एक्सटिंक्ट हो गया है ना। तो इसलिए अब आपके एग्जाम में वो नहीं पूछा जाता, वो डेटाबेस वाले सवाल आपसे नहीं पूछे जाते। तो कभी भी ये सब सवाल नहीं आएगा कि जैसे ब्लैक बक इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता, नहीं आएगा सवाल, है ना। फिर तुम्हारा वो एंटीलोप क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता था, नहीं आएगा ये सब सवाल। ठीक है, ये सब सवाल अब नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, ये गारंटी है मेरी। क्या क्या आएगा वो मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो लास्ट 500 साल में वी हैव लॉस्ट अराउंड 784 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, पिछले 500 साल में हम लोगों ने कितना 784 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को लूज किया है। कौन कौन से एनिमल एक्सटिंक्ट हुए हैं वो देख लीजिए नाम, डोडो मॉरिशस, क्वागा अफ्रीका, साइलिन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सीकॉ रशिया, एंड 3 सब स्पीसीज ऑफ बाली जवान एंड कैस्पियन इंडिया, है ना, बाली जवान एंड कैस्पियन। ठीक है, तो ये 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, एक्सटिंक्शन रेट अब बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 15,500 स्पीसीज आर स्टिल एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, एंड एक्सटिंक्शन रेट इज 100 to 1000 टाइम फास्टर देन प्री ह्यूमंस टाइम। ठीक है, तो भैया कह रहा है कि अगले 100 साल के अंदर लगभग 50% स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकती है, अगर यही हाल चला, है ना, इंसान इसी तरह से हरकत दिखाते गए, तो लगभग अगले 100 साल में 50% स्पीसीज वाइप हो जाएगी। तो सोच लो तुम्हारा इकोसिस्टम कितना ही स्टेबल रहेगा, है ना। तो ये एक डिफरेंस है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी तक 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं। पढ़े होगे ना, एक बार डायनासोर गया, एक बार फिश गया, एक बार रेप्टाइल गया, एक बार एम्फीबियन गया। ठीक है, 6th मास एक्सटिंक्शन होगा तो हमारा होगा मैमल्स का। ठीक है, तो अभी हम 6th मास एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। किसका होगा 6th मास एक्सटिंक्शन? हमारा होगा। ठीक है, बट एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण हमें लग रहा है ये जो 6th मास एक्सटिंक्शन होगा बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है,
ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ये सिक्स मास एक्सटिंक्शन बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक, इंसान की वजह से, जहां भी इंसान गया वहां कचरा किया है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, द एक्सटिंक्शन रेट ऑफ स्पीसीज हैज ग्रोन एट एन अलार्मिंग रेट, है ना। बहुत ज्यादा जल्दी से स्पीसीज एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं ड्यू टू दिस, बहुत ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं ड्यू टू दिस, ठीक है। हाँ जी। चल, तो क्या क्या रीजन होता है बायोडाइवर्सिटी का, चार मेजर फैक्टर्स हम लेते हैं। इसको हम कहते हैं इविल क्वार्टेड, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। सबसे पहला जो लॉस होता है, इसको हम कहते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तुम किसी का घर छीन लोगे तो भैया बेचारा आदमी कैसे रहेगा, तो एक्सटिंक्ट ही हो जाएगा ना। तो सबसे पहला जो मेजर रीजन ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ठीक। दूसरा क्या है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, कोई बाहर का आदमी आ गया, स्पीसीज इन्वेजन। अब क्या हुआ कि जो नेचुरल वहां का इंडिजिनस स्पीसीज है उसको नुकसान हो जाता है, ठीक है। तीसरा हो गया ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अगर मान लो कि किसी चीज को बहुत ज्यादा तुम एक्सप्लॉइट करोगे, है ना, किसी चीज को बहुत ज्यादा तुम एक्सप्लॉइट करोगे तो उसमें भी दिक्कत है ना। किसी चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करोगे तो उसमें भी दिक्कत है। और चौथा होता है को एक्सटिंक्शन, चौथा पॉइंट होता है दैट इज को एक्सटिंक्शन। सबके बारे में अभी हम लिखेंगे, ठीक है, सबके बारे में अभी हम लिखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या एविल क्वार्टेट था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड को एक्सटिंक्शन। लिखिए एविल क्वार्टेट। सबसे पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। क्या होता है बेटा, ध्यान से समझो कैसे कैसे हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन हुआ। तो हम क्या किए, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी इनिशियली जो फॉरेस्ट कवर था इट वाज 14%। अब जो फॉरेस्ट कवर ऑफ अर्थ है इट इज लेस देन 6%। तो भाई अगर जंगल काटोगे तो जो जंगल में लोग रह रहे हो कहां जाएंगे, अगर आप जंगल काटिएगा तो जो जंगल में लोग रह रहे हो कहां जाएंगे, तो इसी को हम हैबिटेट लॉस कहते हैं, ठीक है। दूसरा अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जिसको लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, ठीक है, ये 20% ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार है। अब ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट श्रिंक हो रहा है, क्यों, माइनिंग हो रहा है, ठीक है, उसके बाद सोयाबीन कल्टीवेशन कराते हैं हम, ठीक है, तो इसके कारण से हम फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी आपका श्रिंक हो रहा है, क्यों भैया, माइनिंग की वजह से, क्योंकि मिनरल्स वहां खूब मिलते हैं, ठीक है। दूसरा सोयाबीन कल्टीवेशन किया जाता है यहाँ पे, तो इसकी वजह से जो हैबिटेट है वो कम होता जा रहा है और छोटे 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 टुकड़े में टूटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्पीसी डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से स्पीसी डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। दूसरा हम क्या हरकत कर रहे हैं,
दूसरा हम यूट्रॉफिकेशन कर रहे हैं। अब इसकी इससे क्या हो रहा है, यूट्रॉफिकेशन मतलब एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन लेक। अब मान लो कि तुम्हारा कोई फैक्ट्री लगा है, उस फैक्ट्री का पानी नदी में जा रहा है, या उस फैक्ट्री का पानी किसी लेक में जा रहा है, तो उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स ऐड होंगे, तो यूट्रॉफिकेशन होगा। यूट्रॉफिकेशन होगा तो लेक जल्दी सड़ जाएगा, लेक जल्दी मर जाएगा। लेक अगर मर गया तो भाई फिश वगैरह वहां पे कहाँ जाएगी, ठीक है। तो ये यूट्रॉफिकेशन, यूट्रॉफिकेशन वैसे हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, फ्रैगमेंटेशन कर रहे हैं। अब तुम देखोगे ना, कभी वहां जाना, नैनीताल की तरफ ऊपर अगर जाते हो, ठीक है, तो तुम देखोगे रामनगर वाला पूरा एरिया है वहां पे। तो क्या हुआ, हमने जंगल, जो जिम कॉर्बेट पार्क था या कोई जंगल था, उस जंगल के बीच से सड़क बना दी। अब मान लो कोई शेर आ रहा है, सड़क पे आया, मर गया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। या क्या हुआ, जो हम जंगल था, जो उसका पूरा एरिया था, उसको हमने फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया। क्यों, ह्यूमन सेटलमेंट डाल दिया हमने वहां पे। तो इसके कारण भी दिक्कत हुआ, इसके कारण भी उसका जो हैबिटेट था वो छोटा हो गया। इसको हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। तो अगर कोई एक फॉरेस्ट एरिया था, उसको हमने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया, और कुछ एरिया को हमने ह्यूमन सेटलमेंट के लिए यूज कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। बढ़िया। तो क्या क्या हुआ, हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन, सबसे पहला पॉइंट हो गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। दूसरा क्वार्टेट क्या था बेटा, दूसरा क्वार्टेट था दैट वाज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन खास करके इंसान करते हैं। कि अब मान लो कोई चीज है हमारे पास, ठीक है, हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बेचारी मुर्गी है, बेचारी दिए जा रही है अंडा, दिए जा रही है अंडा, दिए जा रही है अंडा, ठीक है। अभी तो मान लो कि आपके साइंटिफिक मेथड है जिससे आप ज्यादा मुर्गी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अगर मान लो कि वही देसी मुर्गी रहती है, फ्रस्ट्रेट होकर बेचारी सुसाइड कर लेती है अंडा देने के कारण, इतना अंडा तुम दिला रहे थे उसको। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हमने किया। ओवर एक्सप्लॉइटेशन कैसे, किसका किया, कि डोडो का किया, खा गए उसको। स्टेलर सी कॉ का किया, और पैसेंजर पिजन का किया। पैसेंजर पिजन भाई मतलब आज की वो कर रहा है, चिट्ठी बेचारा पिजन पहुंचा रहा है। लव लेटर पढ़ के मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया पिजन की, कूद के आत्महत्या कर लिया, ठीक है। तो पैसेंजर पिजन भी, हाँ, पिजन का स्पेलिंग गलत है, उनको नर्सरी में फिर से लेना पड़ेगा एडमिशन, ठीक है। तो पैसेंजर पिजन भी क्या है, चिट्ठी पहुंचा दिया ना, गाना देखो चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है टाइप्स होता था। तो फिर पिजन बोला कि आई हैव बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ, मैं एक्सटिंक्ट हो जाती हूँ, ठीक है। तो वो फिर पैसेंजर पिजन भी खत्म हो गए, ठीक है, क्लियर। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन, व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, तो इसको हम कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा, कोई बाहर की स्पीसीज आ गई, कोई बाहर की स्पीसीज आ गई, कोई बाहर की स्पीसीज आ गई। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं एलियन स्पीसीज। मान लो तुम घर पे हो, ठीक है, तुम्हारे घर में दादागिरी करके कोई एकदम मुस्टंडा चार आया और है ना, लट लाया और पट 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 धो दिया तुमको, तुमको भगा दिया। तो तुम कहाँ जाओगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसको हम कहते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ठीक है। अगर कोई एग्जॉटिक स्पीसीज आ गया, ठीक है, अगर कोई एग्जॉटिक स्पीसीज आ गया, when introduced in an area, it disrupts the natural या indigenous species there, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, एक कैटफिश इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, अफ्रीकन कैटफिश, क्लेरिया गैरापिनस, ठीक है। तो भाई जो इंडिजिनस बेचारे छोटे छोटे कैटफिश थे, उनका फ्रस्ट्रेशन आ गया, बोले कि भैया हम कैसे चलेंगे काम। तो ऐसे ऐसे अलग अलग इंट्रोड्यूस किया था। क्या, पहला नाइल पर्च इंट्रोड्यूस हुआ था
लेक विक्टोरिया में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो छोटी वैरायटी की किकलेट फिश थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, तो 200 वैरायटीज ऑफ किकलेट फिश गॉट एक्सटिंक्ट, क्यों, खा गया। ठीक है, दूसरा, दूसरा क्या था, पार्थिनियम ग्रास वीट के कल्टीवेशन को कष्ट पहुंचाता है। ठीक है, वाटर हयासिंथ, टेरर ऑफ बंगाल पढ़ा होगा आपने। है ना, और जो मैंने बताया था अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरा पीनस। ठीक है, तो इन सब की वजह से, इन सब की वजह से जो इंडिजिनस वैरायटी है उनका एक्सटिंक्शन होने के कगार पे आ गया। क्लियर। चौथा रीजन, चौथा रीजन, चौथा रीजन, चौथा रीजन, चौथा रीजन इज को एक्सटिंक्शन। एक चला गया तो दूसरा भी चला जाएगा। है ना, सपोज मान लो कोई एक प्लांट चला गया तो उसका पॉलिनेटर चला जाएगा, या कोई एक पॉलिनेटर चला गया तो जो प्लांट का वो पॉलिनेशन कर रहा था वो भी चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं को एक्सटिंक्शन। जो भी दो स्पीसीज आपस में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप रख रहे हैं, अगर एक स्पीसीज गया तो दूसरे का को एक्सटिंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इफ कल बताए थे ना ट्रू लव, समझाए थे ना, ट्रू टू स्पीसीज आर म्यूचुअली डिपेंडेंट then extinction of one species leads to extinction of other। ठीक है, इसको हम कहते हैं को एक्सटिंक्शन। तो दीज आर द फोर, दीज आर द फोर क्या, एविल क्वार्टेट। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चल आगे बढ़, आगे बढ़। तो आओ देख लो एक बार, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अमेजोन रेन फॉरेस्ट खत्म हो गया, फ्रैगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट हुआ। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन में क्या हुआ, ह्यूमन नीड्स टर्न्स इनटू ग्रीड्स। तो क्या क्या गया, पैसेंजर पिजन, स्टेलर सी काउ एंड डोडो, एंड डोडो। एग्जाम्पल ऑफ को एक्सटिंक्शन कर लो ना, कोई अगर प्लांट गया उसका पॉलिनेटर भी चला जाएगा, कोई प्लांट का पॉलिनेटर गया तो वो प्लांट भी चला जाएगा। है ना, तो वो एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन का। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, नाइल पर्च, किकलेट फिश गया, लेंटेना और इकॉर्निया नेटिव को, अफ्रीकन कैटफिश थ्रेट टू इंडिजिनस फिश। देखो सब सवाल आया हुआ यहीं से आया। ठीक है, को एक्सटिंक्शन कब हुआ, जब स्पीसीज लिंक टू ईच अदर चले गए, तो एक जाएगा तो दूसरा भी चला जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। हम लोग सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये हमने आपको बता दिया। एंड इसका स्पीड इसलिए ज्यादा है क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन हो रहा है, इंसान की हरकतों की वजह से इसका स्पीड ज्यादा है। अब आते हैं कि भैया चलो ये तो समस्या आपने बता दिया सर, अब हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करें। है ना, हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करें कि भैया अब ये होने से रोकना पड़ेगा। आपको मैंने प्रॉब्लम बताया कि भैया ये एक्सटिंक्ट हो रहा है, तुम अपनी हरकत सुधारो नहीं तो ये दिक्कत आ जाएगी।
तो हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, अब इस पे बात करेंगे, ठीक है, इस पे भी सवाल आता है। तो जनरली क्वेश्चन देखो वहीं से आया, स्टेलर चीका, डोडो, क्वागा, वहीं से सवाल आता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे पीवाईक्यू इसलिए मैंने टैग कर दिया ताकि आपको क्लियरली दिख जाए सवाल कहाँ से आता है। ठीक, चल आई। तो बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करना चाहिए, पहले तो सवाल देखो, मनुष्य बहुत मतलबी प्राणी है, तो उसको भैया रीजन नहीं बताओगे भैया क्यों करना चाहिए, तो तब तक बोलेगा मेनू की, है ना, मरेंदे। तो इसलिए आपको रीजन पहले जानिए क्यों। तो पहला तो भैया कि नैरो यूटिलेरियन, ब्रॉड यूटिलेरियन, एथिकल, तीन रीजन आपको मैं समझाऊंगा क्यों आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना चाहिए। सबसे पहले अपना फायदा देखो, नैरो यूटिलेरियन क्या भैया, नैरो यूटिलेरियन आपको वुड मिल रहा है, फूड मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन नीड मिल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिल रहा है, ड्रग्स मिल रहे हैं, तो आपके काम की सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको जंगल से मिल रहा है, आपके काम की बहुत सारी चीजें इसी बायोडाइवर्सिटी मिल रहा है। बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स जो हिमालयाज में है, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी दवाइयां नहीं मिलेंगी। तो दिस इज नैरो यूटिलिटी। नैरो यूटिलिटी क्या है भैया, जो आपको डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है। लकड़ी नहीं मिलेगी, जलाओगे क्या, घर कैसे बनाओगे, फर्नीचर कैसे बनाओगे, ठीक है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं मिलेगा, रहोगे कहां पे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, जैसे गम, रबड़, ये सब नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। तो दिस इज नैरो यूटिलिटी, ठीक है। ब्रॉड यूटिलिटी अगर दूर का सोचो, ये तो एकदम इमीडिएट आपका जो फायदा हो रहा है। दूर का क्या भैया, आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, देख रहे हो। तो पहला तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट 20% ऑफ ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, आपको सुबह उठोगे तो देखोगे तुम पहाड़ पे जाते हो यही देखने के लिए ना, कि बर्ड्स के चहचहाने की आवाज है ना, तुमको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल दिखते हैं जिसपे बटरफ्लाई ऐसे मंडरा रही है, यही देखने जाते हो ना। हम कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स गए थे, क्यों गए थे, देखने के लिए कि भाई कि कितने डाइवर्सिटी, कितने वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं, ठीक है। अगर हम दिल्ली को ये हाल नहीं करते या मुंबई का ये हाल नहीं करते, तो ये देखने के लिए हिल स्टेशन नहीं जाना पड़ता ना। यहीं पे मेरे घर के बाहर कितना अच्छा बर्ड चिप कर रही होती, आवाज कर रही होती। अब कोयल का आवाज तो सुनते नहीं हो, कभी दिल्ली में सुने हो कि कोयल का आवाज आ रहा है, एकदम सुबह उठे हो और एकदम बढ़िया से कोयल गा रही है, दिखता नहीं है, क्यों, क्योंकि वो खत्म हो गया यहाँ से। तो यही ब्रॉड यूटिलेरियन है कि इवेंचुअली आपकी लाइफ बेटर बेटर हो जा रही है, राइट। बहुत बढ़िया। अच्छा, तीसरा आ गया एथिकल इश्यू भैया, कि आपके, सिर्फ आपका हक नहीं है इस इकोसिस्टम पे, आपका हक नहीं है ये बायोस्फीयर पे। तो एवरी स्पीसीज हैज इट्स ओन वैल्यू एंड वी हैव ए मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दी स्पीसीज, है ना। तो सबको भाई जियो और जीने दो वाला सिद्धांत है, दैट इज द एथिकल रीजन। तो तीन रीजन हमने बात किया, नैरो यूटिलेरियन, ब्रॉड यूटिलेरियन एंड एथिकल, राइट। चल, अब आते हैं कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी हमारा काम है ना। मान लो कोई स्पीसीज एक्सटिंक्शन के कगार पे है, तो उसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक्सटिंक्शन से, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आइए, तो भैया क्या क्या अप्रोच हो सकता है, तो दो तरह का अप्रोच होता है, एक होता है इन सिटू और एक होता है एक्स सिटू, ध्यान से समझना, ठीक है, इस पे सवाल आता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इन सिटू कंजर्वेशन, इन मतलब वहीं पे उसके जगह पे ही अगर उसको हम कंजर्व करके रख रहे हैं तो उसको हम इन सिटू कहते हैं। इन सिटू उसके नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है। तो नेचुरल हैबिटेट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म के अगर नेचुरल हैबिटेट में उसको रख के दे रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू मतलब क्या हो बेटा, एक्स सिटू बाहर, है ना, बाहर उसके नेचुरल हैबिटेट से कहीं और ले आए तो उसको हम एक्स सिटू करते हैं। तो अगर बाहर, आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट, तो क्या होता है बेटा, इसको हम कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो आइए इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल देखते हैं, फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या हो बेटा, द कंजर्वेशन इज ऑन साइट इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एनिमल, प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, एंड कल्चरल लैंडस्केप, ये तुम्हारे इन सिटू कंजर्वेशन होते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन लिख लो, पहला कैसा, नेशनल पार्क, कितना नेशनल पार्क है अभी आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है।
तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। चौथा कल्चरल लैंडस्केप। थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। तो आइए, तो दो तरीके का एरिया होता है जहां पे हम इन सिटू कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है। दो तरह का एरिया होता है जहां पे हम इन सिटू कंजर्वेशन करते हैं। मतलब एक तो ऐसे हम पूरा एक एरिया ले लें जहां पे स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है, सपोज मान लो, ठीक है। तो लिखो इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। क्या? सबसे पहला क्या करें, हम आइडेंटिफाई कर लें कि ऐसा रीजन जहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, इसको हम कहते हैं हॉट स्पॉट्स। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं हॉट स्पॉट्स। तो कहां? ऐसा रीजन जहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे? यहां पे हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, ठीक है। दूसरा हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडेमिक स्पीसीज समझ तो उसी एरिया में पाया जाएगा। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म मतलब कि द स्पीसीज विल बी फाउंड इन दैट एरिया ओनली, ठीक है। इट विल बी फाउंड इन दैट एरिया ओनली, उसी एरिया में अगर पाया जा रहा है तो दैट इज हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, ठीक है। और थ्रेटेंड बाय हैबिटेट लॉस, मतलब हो सकता है कि उस एरिया में हम ह्यूमन एक्शन की वजह से हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन उस एरिया का कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, याद रखो टोटल पहले 25 हॉटस्पॉट्स ढूंढे गए थे, ठीक है। उसके बाद लेटर 34 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए ग्लोबली। इनिशियली 25 हॉटस्पॉट ढूंढे गए थे, फिर लेटर 34 हॉटस्पॉट वेयर आइडेंटिफाइड ग्लोबली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कितना? 34 हॉटस्पॉट वेयर आइडेंटिफाइड ग्लोबली। इंडिया के भरोसे हाँ, कितना आया? इंडिया में 3 आया, ठीक है। इंडिया हैज इंडिया हैज 3 हॉटस्पॉट्स। कौन कौन से बेटा? सबसे पहला वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयाज। अब बोलोगे सर इंडो बर्मा, बर्मा का वाला पार्ट कैसे आप ले रहे हो? ठीक है, इंडो बर्मा में वो भूटान वाला जो एरिया आता है ना, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है, उसको हम हॉटस्पॉट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया पूरा इधर म्यांमार की तरफ जाएगा, बर्मा की तरफ जाएगा, भूटान से, वो तुम्हारा इंडो बर्मा वाला रीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 हॉटस्पॉट इंडिया में है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, ठीक। दूसरा दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। दूसरा होता है, इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज, जहां पे हम ह्यूमन एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहला
सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है, अभी बात करेंगे सेक्रेड ग्रुप्स की, ठीक है। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व्स, और तीसरा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज, दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। आओ नेशनल पार्क की बात करते हैं। नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क जो इंडिया का था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। याद रखिएगा नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, ना तुम पेड़ काट सकते हो ना पेड़ को बेच सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउड नहीं, बहुत डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल पार्क में, इन नेशनल पार्क नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, मतलब कि तुम उसका टिम्बर भी चुन के नहीं ला सकते हो, कोई पेड़ कट के गिर गया है तो उसको उठा के नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो नो ह्यूमन एक्टिविटी या कोई भी पैसे वाला काम वहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इन नेशनल पार्क। अब बोलोगे सर हमको डेजर्ट सफारी पे घुमाता है जिसमें शेर दिखाता है, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी उसमें नहीं आता, ठीक है। मतलब पैसे वाला कोई काम नहीं करेगा जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट हो, ठीक है। वेयर एज वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तुम ये सब कर सकते हो, मतलब लकड़ी ले सकते हो, ये सब ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज हो सकता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी कॉमर्शियलाइज्ड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिफरेंस है, ठीक है। नेशनल पार्क में ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये कर सकते हो, ठीक है। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट कैन बी commercialized in wildlife sanctuary, इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी कॉमर्शलाइज इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए बायोस्फीयर रिजर्व्स और सेक्रेड ग्रुप्स देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है? क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स? अगर कोई एरिया प्रोटेक्ट करके रखा गया है ना, बायोस्फीयर का रिजर्व, उसको बचा के रखा गया है कि वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी को हमने लिमिट कर दिया, तो इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज बट ट्राइबल पीपल आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। समझो बात को, जो वहां पे रह रहे हैं ट्राइबल लोग, वो रह रहे हैं क्योंकि वो इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। कितना? इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है। कितना इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स है? 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, ठीक है। देखो कैसा होता है, कैसा होता है समझो। ठीक है, तो 3 जोन आपको दिख रहा है, ठीक है। सबसे बाहर वाला जोन है जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट होता है, इसको हम कहते हैं
ट्रांजिशन जोन सबसे बाहर वाला जोन है जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट है, ठीक है, यहां पे ह्यूमन सेटलमेंट होगा। ह्यूमन सेटलमेंट ऐसा नहीं कि तुम जाके वहां पे होटल बना लो, ठीक है, मतलब ट्राइबल एरियाज वगैरह वहां रहते हैं, ठीक है। बीच वाला जोन है जहां पे गांव वाले आते और जाते हैं, उसको हम कहते हैं बफर जोन। और सबसे अंदर का जोन जो है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोर। यहां पे नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। यहां पे नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, इसको हम कहते हैं कोर, ठीक है। तो ये जोनेशन है बायोस्फीयर रिजर्व का। क्लियर है? ये जोनेशन है बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत लास्ट टॉपिक जो इसका है इन सिटू कंजर्वेशन का, दैट इज सेक्रेड ग्रुप्स। क्वेश्चन आता है सेक्रेड ग्रुप्स कहां कहां है, ठीक है, कहां कहां है बेटा। सबसे पहला सेक्रेड ग्रुप्स मतलब जिसका कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। जैसे हम गए थे लेक पारासर वहां मंडी में, ठीक है, तो वहां पे तुम नहीं जा सकते हो, वहां नहा नहीं सकते हो, ठीक है, अगेन उसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, ठीक, तो उसको हम सेक्रेड ग्रुप कहते हैं। वो प्रोटेक्टेड रह जाता है ड्यू टू इट्स रिलीजियस इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो कैसा भैया, खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, ठीक। दूसरा अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। तीसरा वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। और एमपी का 3 जगह, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे सेक्रेड ग्रुप्स में आते हैं और इनको भी लोग छेड़ते नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स रिलीजियस इंपॉर्टेंस। हो गया इंसिटू कंजर्वेशन, इंसिटू कंजर्वेशन कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते, तो देख लो भैया, तो यही एंडेमिक स्पीसीज आर स्पीसीज दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये हमने देखा था। 34 हॉटस्पॉट्स हैं, इंडिया में 3 है, ठीक है। हमने जोन देखा, कोर जोन नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, बफर जोन लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, और ट्रांजिशन जोन में थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटी रहता है, मतलब कि जो वहां के ट्राइबल्स है वो वहां रहते हैं, ठीक है। ये बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात की। कितना बायोस्फीयर रिजर्व्स था? 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स यूनेस्को ने मार्क किया है इंडिया में, ठीक है। नेशनल पार्क देख लो पूरा प्रॉपरली आपके अच्छे से मैंने बना के दे दिया है, देखिए। तो एरिया स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर वाइल्ड लाइफ, प्राइवेट ओनरशिप बिल्कुल नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लो अलग अलग नेशनल पार्क, ठीक है। अगेन टाइप्स ऑफ नेशनल पार्क, कहां पे कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, इस पे सवाल नहीं आता अब, ठीक है। बहुत किसी जमाने में आता था कि एशियाटिक लाइन के लिए कौन सा है, तुमको उसमें आएगा क्वेश्चन दिखेगा तुमको, है ना, कि कौन कौन सा नेशनल पार्क है, तो उस पर सवाल नहीं आता, ठीक है। किसी जमाने में आता था कि हस्क डियर के लिए कश्मीर में कहीं था उसका है, तो अब उस पर सवाल नहीं आता, ठीक है। एशियाटिक लाइन के लिए कहाँ पे है, फिर वाइट हॉट राइनो के लिए काजीरंगा है, अब नहीं आता नेशनल पार्क पे सवाल, ये मैं बस स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, प्लांट के वेलफेयर की बात नहीं कर रहे हैं। बायोस्फीयर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज के लिए, एंड सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है। कहाँ कहाँ क्या क्या है पूरा क्लियरली आपको दिया हुआ है, एआईपीएमटी 2012 में आया है, एआईपीएमटी 2012 में आया है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत। एलिफेंट के लिए पेरियार, ठीक। लिखोगे तो लिख लो, अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है, लिखो लिखो, लेकिन सवाल नहीं आएगा, ठीक है। लायन के लिए गिर पार्क, ठीक है। टाइगर के लिए
जिम कॉर्बेट, ठीक। राइनो के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क, और एलिफेंट के लिए पेरियार। ठीक है, केरला, ये असम में हो जाएगा, ये उत्तराखंड, और ये गुजरात। केरला, असम, उत्तराखंड और गुजरात। ठीक है, बट ये आएगा नहीं इस पे सवाल, अब इस पे सवाल आएगा नहीं। क्लियर, 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 क्लियर। तो हमने इन सिटू कंजर्वेशन देख लिया, ठीक। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या हो गया, एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या आ जाएगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा। क्या आ गया, बोटैनिकल गार्डन, लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन कीव में है, पहला चैप्टर में हमने पढ़ा था, है ना। बोटैनिकल गार्डन हम प्लांट्स को रख रहे हैं। जूलॉजिकल पार्क हम एनिमल्स को रख रहे हैं, जैसे दिल्ली में जूलॉजिकल पार्क हैं बहुत सारे, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये डिफरेंस है, ठीक है। ये पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ठीक है। तो जैसे तुम देखोगे ना, कभी तुम थाईलैंड जाओगे तो थाईलैंड में क्या है, वहां पे शेर रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, जिसके साथ शेर के साथ तुम फोटो खिंचाते हो, तो वो जहाँ पे है वो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, आउटसाइड रखा गया है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। तो अगर केज में रख रहे हैं जानवर को तो जू है, अगर ऐसे खुले में रख रहे हैं बट छोटा सा ऐसे एरिया है तो उसको हम वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। तो बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, और एक हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी करते हैं, पता है कैसे, लिक्विड नाइट्रोजन में जो सीड को हम रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे, क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक। बहुत से, बहुत से, बहुत से। अब आइए और कुछ कुछ दो चीज इंपॉर्टेंट कि भैया क्या क्या एफर्ट लिया गया कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। पहला, अर्थ समिट 1992 में, वर्ल्ड समिट 2002 में, ठीक है। तो अर्थ समिट रियो में हुआ था और वर्ल्ड समिट जोहानोस बर्ग में साउथ अफ्रीका में हुआ था। क्या क्या चीज की बात की थी यहाँ पे, कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में बात किया था, सस्टेनेबल यूज एंड बेनिफिट्स ऑफ डिराइव फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी बात किया था, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस इन अ शेयर्ड मैनर पे बात किया गया था, ठीक है। यहाँ रिडक्शन इन करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटीज, और यहाँ पे 190 कंट्री ने प्लेज किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। दोनों पे सवाल आया हुआ है 2019 में और 2008 में, तो ये इंपॉर्टेंट। कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, बिल्कुल। एनसीईआरटी के बाहर जितना भी रिक्वायर्ड था सब हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर